हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हम लोग चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। हमें करना है व्हाट यू हैव लर्नड। चलिए, अब कंपास नीडल इज अ स्मॉल मैग्नेट। एक कंपास नीडल स्मॉल छोटी मैग्नेट होती है। Its one end which points towards north is called a north pole. इसका एक एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड अदर एंड विच पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। और जो नीडल का एंड साउथ की तरफ इशारा करता है उसे साउथ पोल बोला जाता है उस मैग्नेट का। A magnetic field exists in the region surrounding a magnet. एक मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में एक मैग्नेट के आसपास होता है। इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। जिस फील्ड में मैग्नेट के द्वारा लगाई जाने वाली फोर्स को पहचाना डिटेक्ट किया जा सके। फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अ फील्ड लाइन इज द पाथ along which a hypothetical free north pole would tend to move। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो रास्ता है जिसके अलोंग मान लो कि फ्री नॉर्थ पोल यानी कि अकेला नॉर्थ पोल हो। हाइपोथेटिकल मतलब ऐसा होता नहीं, सिर्फ इमेजिनरी करना, इमेजिनेशन में होता है। वो मूव करेगा। अगर पोल्स कभी भी सेपरेट किए नहीं जा सकते, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा आपके रहते रहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि नॉर्थ पोल अकेला है और उसको जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो पाथ फील्ड लाइन बताती है। The direction of the magnetic field at a point is given by the direction that a north pole placed at that point would take। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किसी पॉइंट पे, वो किस डायरेक्शन से पता चलेगी जिसमें नॉर्थ पोल वहां पे रखा हुआ पॉइंट करेगा। यानी कि जिस तरफ नॉर्थ पोल यहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहां पे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी के अलाइन कर ली जाती है। फील्ड लाइंस आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास पास क्लोज शो किया जाता है। A metallic wire carrying an electric current has associated with it a magnetic field। एक मेटालिक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। The field lines about the wire consist of a series of concentric circles whose direction is given by right hand rule। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो वायर के आसपास बनती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की होती है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है और उनकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल का यूज करके प्रोड्यूस नहीं सॉरी बताई जा सकती है, डिस्क्राइब कर सकते हैं राइट हैंड रूल का यूज करके। The pattern of the magnetic field around the conductor due to an electric current flowing through it depends on the shape of the conductor। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न एक कंडक्टर के आसपास कैसा होगा वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet। एक सोलेनोइड जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के जैसा होता है। An electromagnet consists of a core of soft iron wrapped around with a coil of insulated copper wire। इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है और जिसके जो रैपिंग की जाती है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की रैप की जाती है इसके अराउंड, और उसमें जब करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट का काम करती है और सॉफ्ट आयरन कोर जो आपने यूज की है वो भी मैग्नेटाइज हो जाती है। A current carrying conductor when placed in a magnetic field experiences a force। एक करंट कैरी कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। If the direction of the field and that of the current are mutually perpendicular to each other,
अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, then the force acting on the conductor will be perpendicular to both। तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पे परपेंडिकुलर होती है, एंड विल बी द गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और जो डायरेक्शन है फोर्स की उसे हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का बेसिक है, मतलब ये आप इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल भी कह सकते हो। An electric motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy। इलेक्ट्रिक मोटर एक वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। The phenomena of electromagnetic induction is the production of induced current in a coil placed in a region where the magnetic field changes with time। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना वो है जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में, एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है। यानी कि कॉइल के अराउंड अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है तो फिर उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। The magnetic field may change due to relative motion between the coil and magnet placed near to the coil। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बदलने के लिए ये किया जा सकता है कि जो कॉइल और मैग्नेट है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन बने जब आप मैग्नेट को कॉइल के नजदीक रखते हैं। इंडक्शन या इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि बिना टच किए करंट प्रोड्यूस करना, उसको इंड्यूस बोला जाता है। If the coil is placed near to the current carrying conductor, अगर coil को current carrying conductor के पास रखा जाए, magnetic field may change either due to change in current through the conductor or due to relative motion between the coil and conductor। तो आपका या तो जिस करंट कॉइल में आप करंट दे रहे हो उसमें करंट का अमाउंट चेंज हो रहा है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता है, या फिर करंट कैरिंग कॉइल और आपकी वाली जो सेकेंडरी कॉइल होगी जिसमें करंट इंड्यूस करना है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और करंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करके हम लोग करंट जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। A generator converts mechanical energy into electrical energy। एक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। In our houses we receive AC electric power of 220 voltage with a frequency of 50 Hz। हमारे घरों में AC अल्टरनेटिंग करंट आता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। One of the wires in the supply is with red insulation called live wire। इनमें से एक वायर जिसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन होता है या रबड़ होती है उसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं। द अदर वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन विच इज द न्यूट्रल वायर। दूसरी जिस पे ब्लैक इंसुलेशन की होती है उसे हम लोग न्यूट्रल वायर कहते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के बीच में 220 वोल्ट का होता है। The third is the earth wire that has green insulation। तीसरी वायर जो अर्थ वायर होती है उसकी जो कोटिंग होती है वो ग्रीन इंसुलेशन ग्रीन रबड़ होती है, आप ये बोल सकते हो। दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। और इसको एक मेटल की बॉडी के साथ कनेक्ट किया जाता है, गहरे धरती के अंदर अर्थ के अंदर ब्यूरिड किया जाता है मेटालिक बॉडी को और उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। It is used as a safety measure to ensure that any leakage of current to a metallic body does not give any serve shock to a user। ये एक बचाव का तरीका है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि अगर मेटालिक बॉडी में कोई करंट फ्लो हो जाए तो वो करंट जो है वो अर्थ में चला जाए और जो यूजर जिसने उस मेटालिक बॉडी को
टच कर लिया है उसको कोई ज्यादा तगड़ा शॉक ना लगे। फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। सेफ फ्यूज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सेफ्टी डिवाइस है। यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द करंट्स ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट्स। ये सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट सर्किट या फिर सर्किट्स में ओवरलोड होने की वजह से होने वाली घटनाओं से। तो ये फ्यूज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। चलिए व्हाट यू हैव लर्न के पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास आ गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट। Which of the following correctly describes the magnetic field near a long solid straight wire? कौन सी बात जो इन्होंने चार चीजें आपको लिखी हुई है तो कौन सी बात सही डिस्क्राइब कर रही है? एक स्ट्रेट वायर के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। पहली बात ये लिख रहे हैं द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी लाइन स्ट्रेट होती है जो वायर के परपेंडिकुलर होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होती अगर एक हमारे पास स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, अगेन ये भी गलत है, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वायर। फील्ड जो है वो रेडियल लाइंस बना रही है, मतलब एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा इनका और ये वायर से ओरिजिनेट करेंगे। ये बात भी बिल्कुल गलत है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। यस, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम रहता है और वो सर्कल बड़े 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 होते जाएंगे। पहले में रेडियल का मतलब क्या था कि आप किसी भी पॉइंट पे जाओ जो डिस्टेंस है वो सेम मिलेगा, लेकिन कंसेंट्रिक में क्या होता है? सेंटर सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन नाउ। The phenomena of electromagnetic induction is, electromagnetic induction का phenomena ए दी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। क्या एक बॉडी को चार्ज करने का काम आता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। एक कॉइल में से करंट पास करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बनता है? बिल्कुल भी नहीं। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। क्या एक कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाता है ताकि मैग्नेट और जब कॉइल में रिलेटिव मोशन होता है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी मैग्नेट और कॉइल में कोई रिलेटिव मोशन होगा तो करंट जो है कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल भी नहीं, मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। यस, जनरेटरी सही आंसर है। गैल्वेनोमीटर से डिटेक्शन के काम आता है, एमीटर से मेजरमेंट करते हैं और मोटर तो मैकेनिकल एनर्जी को सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। essential difference between an AC generator and DC generator। AC जनरेटर और DC जनरेटर में क्या डिफरेंस है? AC generator set has an electromagnet while a DC generator has permanent magnet। AC जनरेटर के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और DC जनरेटर के पास परमानेंट मैग्नेट होता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये आंसर नहीं आएगा। DC जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। AC जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, ये भी नहीं है। AC generator has slip rings while DC generator has a commutator। Yes, this is the right answer। AC जनरेटर के पास स्लिप रिंग्स होती हैं लेकिन DC के पास स्प्लिट रिंग्स होती हैं, जिससे कि करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है और उसे हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे सर्किट के अंदर जो करंट है वो क्या होगा? रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, कम हो जाएगा। डज नॉट चेंज, नहीं बदलेगा। इंक्रीजेस हैवीली, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। वेरी कंटिन्यूसली, लगातार बदलता रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ओके,
स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है उनकी बात हो रही है। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मोटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये इसमें बिल्कुल गलत है। मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी देता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो ईएमआई के प्रिंसिपल पे काम करता है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, तो वी विल राइट ट्रू। Field at the center of a long to circular coil carrying current will be parallel straight lines। एक आपके पास सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है और जो फील्ड है सेंटर पे वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। A wire with green insulation is usually the live wire of an electric supply। ये गलत है। जो ग्रीन वायर होती है वो वो क्या होती है? वो अर्थ वायर होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो मेथड बताइए। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम लोग? बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है? बाय यूजिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इन दो तरीकों से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करती है? तो हम लोग लिखेंगे व्हेन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, when a current is passed through a solenoid, its one end becomes north pole and other end become, या other end behaves like south pole। जब सोलेनोइड में से करंट फ्लो करता है तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जबकि दूसरा पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। करंट जरूर लिखना है, करंट फ्लो करवाना जरूरी है। विदाउट करंट फ्लो किए सोलेनोइड मैग्नेटिज्म का काम नहीं करेगी। कैन यू डिटर्मिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। क्या बार मैग्नेट की हेल्प से नॉर्थ एंड साउथ पोल्स करंट कैरिंग सोलेनोइड के पता कर सकते हैं? यस वी कैन। कैसे? सिंपल है। जैसे सपोज करो ये मेरे पास सोलेनोइड है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है और ये साउथ पोल जनरेट हो रहा है। मैं एक बार मैग्नेट लेके जाऊंगा, अगर मान लो वहां पर नॉर्थ पोल लेके जा रहा हूँ, रिपल्शन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ है, और अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया तो यानी कि यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से एक बार मैग्नेट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? नॉर्थ और साउथ पोल करंट कैरिंग सोलेनोइड में पता लगा सकता हूँ। When is the force experienced by a current carrying conductor produced placed in a magnetic field largest? अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा कब होगी? तो फोर्स सबसे ज्यादा कब होगी? जब करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। So when current carrying conductor is placed perpendicular to the magnetic field, then the force experienced by it will be the largest or the maximum। और इसका डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके। क्वेश्चन नंबर 10। इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल। मान लो आप एक चैम्बर में बैठे हो और आपकी जो बैक है वो एक वॉल की तरफ है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। एक इलेक्ट्रॉन की बीम आपकी बैक साइड से आती हुई फ्रंट वॉल पे जा रही है। इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, और उसको डिफ्लेक्ट कर दिया गया है आपकी राइट साइड की तरफ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे हमारे पास करंट दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गया तो करंट ऑटोमेटिकली आ गया। तो यानी कि हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले तो हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच कर लें ताकि तीनों दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएं।
अब देखिए, जो डिफ्लेक्शन हुई है वो राइट साइड की तरफ हुई है। डिफ्लेक्शन मतलब मूवमेंट। तो जो थंब है, फोर्स की डायरेक्शन है, वो हो गया आपके राइट साइड। यानी कि आपने जो अपनी लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रोटेट करना है कि थंब आपके राइट साइड पे पॉइंट करे। जो आपकी इस सिचुएशन में मिडिल फिंगर है वो वॉल के सामने वाली वॉल पे इशारा कर रही होगी, और जो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है वो अपवर्ड पे जा रही होगी। अब इन्होंने करंट की डायरेक्शन दी है कि वो पीछे से वॉल से आगे फ्रंट पे जा रही है। तो आपकी जो उंगली है मिडिल वाली वो इसी की तरफ इशारा कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डायरेक्शन करंट से ऑपोजिट होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो अपनी मिडिल फिंगर अभी सामने वाली वॉल पे जा रही है उसको रोटेट करके कैसे करना है ताकि वो आपकी बैक वॉल की तरफ इशारा करे। थंब याद रखिए राइट साइड की तरफ ही रहना चाहिए। लेकिन आप लोग देखोगे कि जो आपकी फोर फिंगर है, जो पहले वाली फिंगर है, जो ऊपर की तरफ थी, अब वो नीचे की तरफ हो गई है। तो इसका मतलब फर्स्ट फिंगर नीचे की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? डाउनवर्ड आएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज डाउनवर्ड। ओके, तो अगर आपको फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से याद है और आपको वहां पर अपनी फिंगर्स को अच्छे से, अपने हाथ को आप रोटेट कर सकते हो, तब तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको रूल क्लियर नहीं है या फिर आप अपने रोटेट नहीं कर पा रहे हो अपनी फिंगर्स को या अपने हाथ को, तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से कोशिश करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो डाउनवर्ड्स इज द आंसर। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड भी लिख सकते हो या वर्टिकली डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर का डायग्राम बनाना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। प्रिंसिपल, वर्किंग और स्प्लिट रिंग का काम आपने बताना है। तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना है जो हमारा मोटर में आता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम आ गया है। तो ये बनाने के लिए उन्होंने बोला है प्रिंसिपल क्या है इसका कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है जो मैक्सिमम होती है, और उस फोर्स से जो कॉइल है वो रोटेट करना शुरू कर देगी। डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके पता कर सकते हैं। जो फोर्स होती है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, दैट इज करंट कैरिंग कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के। उसके बाद इसका आपने जो फंक्शन है वो बताना है। फंक्शन में आप ये लिखोगे करंट ए बी सी डी में एंटर हुआ बैट ब्रश के थ्रू, और जो करंट है उसमें क्या है डायरेक्शन ए से बी से सी से डी। तो जब डायरेक्शन का हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सी डी ऊपर की तरफ जा रही है और ए बी नीचे की तरफ डाउन हुई। हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन के बाद जो पी और क्यू की पोजीशन थी वो इंटरचेंज हो गई, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, और अब ए बी ऊपर की तरफ जाता है और सी डी नीचे की तरफ आता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल, सी डी नीचे की तरफ आता है। तो इसका मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ है, और इस तरीके से करंट की डायरेक्शन हर हाफ इंटरवल के बाद चेंज होती रहेगी, और जो मोटर है वो मूव करती रहेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों को ये जब हम लोगों ने मोटर का टॉपिक किया था तब हमने वहां पे ये डन किया था। तो आपको वही सारी वर्किंग यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है आपसे, आई थिंक स्प्लिटिंग वाला भी एक पार्ट पूछा हुआ है। कम्यूटेटर की कुछ क्वेश्चनिंग आई थी, लेट मी चेक। हाँ जी, उन्होंने पूछा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन मोटर। मोटर में क्या काम है स्प्लिट रिंग का? स्प्लिट रिंग एक्ट्स एज अ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की तरह काम करती है। इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एवरी हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है। तो ये था काम स्प्लिट रिंग का इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कौन से डिवाइसेस में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज होता है, कुछ आपने बताने हैं।
इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक कूलर, आप लोग का ये हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, उसके बाद ये मिक्सर हो गया, तो MP3 प्लेयर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई। तो ये सारे जो हैं मतलब इनमें सभी में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है घूमने वाली चीजों में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. Copper wire है insulated जो galvanometer से connect की है। What will happen, क्या होगा if bar magnet is pushed into coil? अगर bar magnet को coil के अंदर push करेंगे, withdrawn from inside, उसको coil से बाहर निकाल लेंगे, held stationary, और या फिर उसको stationary रोक के रखेंगे। अगर आप पुश करेंगे कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जिससे करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उससे गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर हम लोग कॉइल से बाहर निकालेंगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, जिससे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में, और गैल्वेनोमीटर की नीडल अगेन वहां पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन इस बार उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी फर्स्ट केस के कंपेयर में। थर्ड है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अगर उसको कॉइल के अंदर होल्ड किया जाता है स्टेशनरी, तो फिर अगर होल्ड करके रखेंगे स्टेशनरी तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, जिससे करंट कोई भी इंड्यूस नहीं होगा, और गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पे ही रुकेगी, जीरो पे ही रहेगी। तो इस तरीके से ये तीन आपके अलग अलग आंसर बनेंगे। 14th question, two circular coils A and B are placed close to each other. A और B दो coils को एक दूसरे के पास रखा गया है। If the current in the coil A is changed, अगर coil A में current change हो गया, will some current be induced in the coil B? क्या coil B में कुछ current induce होगा? Give reason. बिल्कुल, अगर coil A में current change कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे magnetic field change होगा इसके आसपास, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल भी रखा होगा, तो फिर उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। और हमें पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल बी में करंट इंड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से बिल्कुल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। 15, state the rule to determine the direction of magnetic field produced around straight current carrying current, स्ट्रेट कंडक्टर कैरी कंडक्टर। एक आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, तो बताइए क्या डायरेक्शन होएगी। नहीं सर, डायरेक्शन नहीं पता करनी, रूल बताना है कि कौन से रूल से आप उसकी डायरेक्शन पता करोगे। तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग डायरेक्शन पता कर लेंगे। Force experienced by current carrying straight conductor placed in magnetic field which is perpendicular to it. फोर्स एक्सपीरियंस की है करंट कैरिंग कंडक्टर ने, और उसे आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जो कि उसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री था, तो वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे। एंड करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करवाया गया है, तो करंट इंड्यूस हुआ है, तो यानी कि कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इस तरीके से ये तीन जो है अलग अलग रूल से हम लोग फाइंड करते हैं अलग अलग चीजें। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। तो प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, EMI है कि whenever there is a change in the magnetic field around the conductor a current will be induced in the coil। तो ये इसके ऊपर वर्क प्रिंसिपल वर्किंग हो गया। वर्किंग पूछा हुआ है, वर्किंग के लिए आपको बताना था कि ABCD कॉइल है, एक्सेल के साथ अटैच है, जब आप एक्सेल को रोटेट करोगे सपोज करो क्लॉकवाइज में, तो AB ऊपर की तरफ उठेगी, CD नीचे की तरफ उठेगी, और एक करंट इंड्यूस हो जाएगा A to B, B to C, C to D, और आउटर सर्किट में B2 से B1 एज पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे ही आप लोगों का हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब AB जो है वो नीचे से ऊपर उठेगी, और जो CD है वो आपकी ऊपर से सॉरी नीचे से ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। पहले देखिए AB, मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ये डायग्राम है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, ए बी ऊपर उठ रही है और सी डी नीचे जा रही है। तो फिर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो सी डी है वो ऊपर उठेगी और जो ए बी है वो नीचे जाएगी। उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, डी सी बी ए, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, और आउटर सर्किट में बी वन से बी टू। तो हर हाफ रोटेशन पे जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स होती रहेगी, और इसीलिए हम लोग इसको एसी जनरेटर बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। उसके बाद में पूछा ब्रशेस का काम क्या है। ब्रशेस जो है वो जो करंट बनता है कॉइल में उसको आउटर सर्किट में किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, ब्रशेस के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो यानी कि ब्रशेस आर द दैट कंपोनेंट व्हिच सप्लाइज द करंट जनरेटेड इन द कॉइल टू द आउटर सर्किट। तो आउटर सर्किट में इनको पहुंचाने, करंट को पहुंचाने का काम ब्रशेस का है। When does an electric short circuit occur? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट होने के लिए मतलब क्या है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की जो इंसुलेशन है या तो वहां पे वो डैमेज हो सकती है, या फिर दूसरा काम क्या हो सकता है कि आप जो अप्लायंस यूज कर रहे हो इट मे बी फॉल्टी, वो फॉल्टी हो सकता है। What is the function of an earth wire? Earth wire का function क्या है? Earth wire provides is a safety measure to prevent the shock to a user. एक shock से बचाने का काम करती है earth wire. Why it is necessary to earth metallic appliances? जो appliances metal body के बने होते हैं उनको अर्थिंग देना जरूरी क्यों होता है? Sometimes due to any fault current may be leakage to the metallic body. कई बार कुछ फॉल्ट की वजह से जो करंट है वो मेटालिक बॉडी पे लीकेज हो सकता है। एंड इफ वी टच दीज अप्लायंसेस बाय मिस्टेक देन वी कैन गेट अ सब शॉक। और अगर हम लोग इनको गलती से टच कर ले तो हमें बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। सो टू अवॉइड दैट सब शॉक वी हैव टू कनेक्ट द मेटालिक अप्लायंसेस टू द अर्थ वायर। तो हमें अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करना होता है इन मेटालिक अप्लायंसेस को। सो इन केस एनी लीकेज ऑफ करंट टेक प्लेस, अगर करंट का लीकेज होता है then it will keep the appliance potential equal to the earth। तो ये अर्थ का पोटेंशियल और जो मेटल बॉडी का पोटेंशियल है वो इक्वल रख देता है, एंड hence we do not get shock on touching this component or appliance। तो इसके बाद जब हम लोग उसको टच कर लेंगे तो हमें तगड़ा झटका नहीं लगेगा, और इसीलिए अर्थ वायर का जरूर होना जरूरी है। अर्थ वायर कैसे आप लोग बनाते हो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू दी मेटल प्लेट buried deep inside the earth। धरती के नीचे एक मेटालिक बॉडी से टच की होती है और उसको बहुत गहरे में मतलब दबाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 भी डन हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।